गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। नेक्स्ट टॉपिक जो है आज हम स्टार्ट कर रहे हैं इक्विलिब्रियम ऑफ कॉन्करेंट फोर्सेस। 11th क्लास का चैप्टर हम कर रहे हैं लॉ ऑफ मोशन। उसका लास्ट टॉपिक है इक्विलिब्रियम ऑफ कॉन्करेंट फोर्सेस। इक्विलिब्रियम ऑफ द कॉन्करेंट फोर्सेस। कॉन्करेंट फोर्सेस का मतलब होता है वो फोर्सेस जो एक ही पॉइंट पे एक्ट हो। कॉन्करेंट फोर्सेस क्या होती है? concurrent forces are those force which are acting at the same point। एक ही पॉइंट पे नंबर ऑफ फोर्स एक्ट हो वो कहलाएगा concurrent forces। are those force which are acting at the same point। आप डायग्राम से हम इसको बताएंगे। एक ही पॉइंट के ऊपर नंबर ऑफ फोर्सेस आपकी क्या हो एक्ट हो, कॉन्करेंट फोर्सेस कहलाती है। फिर होता है इक्विलिब्रियम ऑफ कॉन्करेंट फोर्सेस। तो ये पीछे अभी पढ़ा होगा। इक्विलिब्रियम फोर्सेस कब होती है? जब उनका नेट रिजल्टेंट फोर्स क्या हो, जीरो। रिजल्टेंट फोर्स क्या हो उनका, जीरो हो। नेट एक्सटर्नल फोर्स क्या हो, जीरो। इसमें हम कह सकते हैं इक्विलिब्रियम ऑफ कॉन्करेंट फोर्सेस। इक्विलिब्रियम ऑफ कॉन्करेंट फोर्सेस means the resultant force टोटल रिजल्टेंट का टोटल फोर्स है। रिजल्टेंट फोर्स एक्टिंग ऑन ए पार्टिकल मस्ट बी जीरो। इक्विलिब्रियम ऑफ कॉन्करेंट फोर्सेस का मतलब यही होता है रिजल्टेंट फोर्स जो है पॉइंट के ऊपर क्या उनका रिजल्टेंट हो जीरो के बराबर हो। जितनी फोर्सेस मान लो है उनका रिजल्टेंट जीरो के बराबर है तो हम कह सकते हैं फोर्सेस किसके अंदर होगी, वो इक्विलिब्रियम में हम कह सकते हैं। ठीक है। कॉन्करेंट फोर्सेस का मतलब ये बताया मैंने, वो फोर्सेस जो एक ही पॉइंट के ऊपर एक्ट हो और वो इक्विलिब्रियम में कब होगी, जब उनका रिजल्टेंट फोर्स क्या हो, जीरो हो। एग्जाम्पल से इसको बता रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे सपोज दैट दो फोर्स है, इसका सेंटर हमने ये लिया हुआ है। ठीक है, वो कह सकते हैं इसको। एक फोर्स इधर आपकी F1 एक्ट है और एक फोर्स आपकी इधर की दे रखी F2। देयर आर टू फोर्सेस एक्टिंग एट ए पॉइंट O। एक ही पॉइंट के ऊपर एक्ट है ना, तो ये कैसी फोर्सेस कहोगे इनको आप? These are the concurrent forces। क्योंकि इस पॉइंट के ऊपर एक फोर्स इधर दिखा रखी है, इधर दिखा रखी है, एक ही पॉइंट के ऊपर एक्ट है। दिस इज concurrent forces। और ये इनका रिजल्टेंट जो होगा वो क्या होगा, दिस इज इक्वल टू द F1 प्लस F2। यही तो होगा। और इक्विलिब्रियम में कब होगी ये? इक्विलिब्रियम में कब होगी? जब रिजल्टेंट जीरो, दैट इज F1 प्लस F2 इज इक्वल टू जीरो। इसको इधर ले, F1 जो होगा किसके इक्वल आ गया, माइनस ऑफ F2। यहां से हम ये कह सकते हैं दोनों फोर्सेस जो है, ये दोनों फोर्सेस का मैग्नीट्यूड बराबर हो बट डायरेक्शन यदि उनके अपोजिट है, दोनों फोर्सेस बराबर हो और डायरेक्शन यदि अपोजिट है, तो हम कह सकते हैं वो फोर्सेस आपकी किसके अंदर होगी, वो इक्विलिब्रियम में होगी आपकी। कब होगी? दो फोर्स एक ही पॉइंट के ऊपर है, इक्विलिब्रियम में कब होगी, तो दोनों बराबर हो, डायरेक्शन कैसी हो, अपोजिट। एक एग्जांपल हम इसको और से इसको एक्सप्लेन कर रहे हैं। ठीक है।
आगे से अभी और है, इसका एक एग्जाम्पल से इसको मैं बता रहा हूँ। इस केस में देयर आर 3 फोर्सेस। एक एग्जाम्पल हम इसको लेके जा रहे हैं और इसको हम प्रूव करेंगे। फिर जैसे एक हम इस प्रकार से डायग्राम ड्रा कर देता हूँ, फिर मैं इसको हम ड्रा करता हूँ, ठीक है। और ये ऐसे होगा आपका, ठीक है। इसको ज्वाइन आप यहां से करोगे, इसको ज्वाइन आप ऐसे ले लो, ऐसे स्क्वायर लगा देना, तो इसमें लगा रहा हूं यहाँ पे, ठीक है। ये कोई पॉइंट मैंने इसको ओ ले लिया, इसके अंदर हमने ओ पॉइंट इसको ले लिया, हमने इसको ए पॉइंट दिखा दिया, इसको बी दिखा दिया, इसको सी दिखा दिया इधर। ओ ए के अलोंग फोर्स मैंने F1 ले ली, और इसके अलोंग हमने फोर्स हमने क्या ले रखी है, F2। ओ ए के अलोंग फोर्स क्या है, F1, और आपका जो है ओ बी के अलोंग फोर्स क्या है आपकी, F2, ठीक है। उस केस में जो है ये इसको हम, और इधर जो है ये बात की बात है, इसको हम OC डैश कर रहे हैं। ये इसका एक पैरेललोग्राम के फॉर्म में दिखाई दे रहा होगा आपको, इसको हमने F3 लिया हुआ है, F3 लिया हुआ है, ये भी आपका F3 ही होगा, बात की बात है, ठीक है। ये आपका है। अब आपको मैंने क्या बताया था, कॉन्करेंट फोर्सेस इक्विलिब्रियम कब होती है, वो इसको प्रूव करूंगा इस केस के अंदर भी मैं। पहले तो मैंने बताया कॉन्करेंट फोर्सेस क्या बताया था मैंने, वो फोर्सेस जो एक ही पॉइंट पे एक्ट हो, ओ पे एक्ट है। देखो एक इधर लग रही है, इधर लग रही है, एक इधर लग रही है, ठीक है ना। ये तो लिया हमने, इसके अंदर एक इधर लग रही है, एक इधर, एक इधर, तीनों एक ही पॉइंट है। इसका मतलब ये आपकी कॉन्करेंट फोर्सेस है। और इक्विलिब्रियम कब होगी, जब इनका सम F1 F2 F3 का सम क्या हो, 0 के बराबर यदि आ जाए, तो हम क्या कहेंगे भाई, ये फोर्सेस किसके अंदर होगी, आपकी इक्विलिब्रियम के अंदर आपकी होगी, ठीक है। डायग्राम लिखने की जरूरत नहीं है। OA OB और OC के अलोंग फोर्सेस मैंने दिखा रखी है। ये पैरेललोग्राम है। इन पैरेललोग्राम को हम ऐसे लिखते हैं, OACB एक पैरेललोग्राम आपका है ना। ये दो इसके एडजेसेंट साइड्स हैं, OA और OB, ये इसका रिजल्टेंट हो जाएगा, डायगोनल है वैसे, डायगोनल को रिजल्टेंट आपको बताया था हमने। तो रिजल्टेंट जो इसका जो होगा, OC जो होगा इसका, OC किसके बराबर आएगा, सम ऑफ टू एडजेसेंट साइड्स। अच्छा, पैरेललोग्राम अभी पढ़ा नहीं है, अभी सेकंड चैप्टर में आएगा, सॉरी। तो पैरेललोग्राम ला अब ध्यान रखो ओनली, बस अभी सेकंड चैप्टर में आएगा, उसको हम पढ़ेंगे बाद में थोड़ा। तो ये एक पैरेललोग्राम के फॉर्म है आपका। पैरेललोग्राम के अंदर हम ये ध्यान रखोगे, देयर आर टू एडजेसेंट साइड्स, अपोजिट साइड्स होंगी। तो डायगोनल जो होता है वो रिजल्टेंट कहलाता है। तो डायगोनल जो होता है, डायगोनल वो बराबर किसके होगा, दोनों एडजेसेंट साइड्स के सम के बराबर होगा। तो ये OC किसके बराबर होगा, OA प्लस OB के बराबर, OA प्लस OB, ठीक है। अब आप क्या करो, इसके अंदर इक्वेशन के अंदर दोनों तरफ OC डैश को ऐड कर दो। ऑन एडिंग OC डैश ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ जो है इसमें आप OC डैश ऐड कर दो इक्वेशन फर्स्ट में। इन इक्वेशन फर्स्ट के अंदर OC डैश का ऐड कर दो, तो क्या होगा, ये OC था पहले, OC डैश इसमें आपने ऐड कर दिया, बराबर है, इधर आपका है OA
प्लस OB, इसके अंदर भी आप OC डैश को ऐड कर रहे हो, ये कर दिया। इनकी वैल्यू पुट कर दो। OC डैश लिख देता हूं, OC वेक्टर और OC डैश दोनों आपस में बराबर है, इसका मतलब ये और ये आपस में बराबर है, ये आपका F3 हो जाएगा। और साइन नेगेटिव का डायरेक्शन दोनों के अपोजिट है, इसलिए नेगेटिव आ जाएगा। OA किसके इक्वल है? F1 के इक्वल है। OB F2, OC डैश F3, इससे कट जाएगा। 0 इज इक्वल टू क्या आ गया? F1 प्लस F2 प्लस F3, और वी कैन से दैट F1 प्लस F2 प्लस F3 इज इक्वल टू 0। तीनों कॉन्करेंट फोर्सेस का सम किसके बराबर आ रहा है? तीनों कॉन्करेंट फोर्सेस का सम 0 के बराबर आ रहा है ना। इसका मतलब क्या होगा? ये फोर्सेस किसके अंदर होगी? आपकी इक्विलिब्रियम के अंदर होगी। क्यों? देयर आर 3 कॉन्करेंट फोर्सेस आर इन इक्विलिब्रियम। तीनों फोर्सेस एक ही पॉइंट पे एक्ट है, इसका मतलब कॉन्करेंट फोर्सेस है। इक्विलिब्रियम कब होगी? मैंने प्रूव कर दिया इस डायग्राम के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो ये टॉपिक था। अब इसके हम कुछ 2-3 न्यूमेरिकल कर लेते हैं। कंप्लीट तो नहीं होंगे आज इसके न्यूमेरिकल्स, कुछ न्यूमेरिकल हम करते हैं आज इसके। अब हम करेंगे इसके न्यूमेरिकल्स फॉर लॉज ऑफ मोशन। लॉज ऑफ मोशन, न्यूमेरिकल्स फॉर लॉज ऑफ मोशन। तो इसके न्यूमेरिकल्स में आपको अभी बता रहा हूं, नोट करूंगा मैं। सबसे पहले इसमें क्वेश्चन दिया हुआ है द मोशन ऑफ पार्टिकल। पहला क्वेश्चन इसमें हम कर रहे हैं द मोशन ऑफ the motion of a particle of mass m is described by y is equal to ut plus half dt square, ut plus half of dt square. Find the force acting on the particle. Find the force acting on the particle. ये क्वेश्चन है। द मोशन पार्टिकल ऑफ मास m, को पार्टिकल का मास m दिया हुआ है और ये क्वेश्चन दे रखी y इज इक्वल टू आपको दिया हुआ है ut प्लस हाफ ऑफ dt स्क्वायर। आपको फोर्स निकालना है। क्या करना है? फोर्स निकालना है। फोर्स के लिए फॉर्मूला बताया था F इक्वल टू m में। m तो आपको दिया हुआ पार्टिकल मास m दिया हुआ, a नहीं दिया हुआ। a नहीं दे रखा ना, y दे रखा, डिस्प्लेसमेंट दे रखा है। पहले आप इससे वेलोसिटी निकालो, वेलोसिटी से फिर आपका एक्सेलरेशन आ जाएगा। ठीक है, तो वेलोसिटी इज इक्वल टू हम जानते हैं क्या होता है? टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, और वी कैन से दैट y इज इक्वल टू dy बाय dt। मैथमेटिकली इसका ये हुआ, मैथमेटिकली थ्योरेटिकली इसका मतलब क्या हुआ? टाइम के साथ ऑब्जेक्ट का पोजीशन, y पोजीशन, द डिस्प्लेसमेंट ये चेंज हो रहा है, तो ये वेलोसिटी कहलाएगा। ठीक है, और मैथमेटिकली इसका मतलब क्या हुआ? y का डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू t। डिफरेंशिएशन हम इसका करेंगे, तो इसका मतलब ये हुआ डिफरेंशिएशन ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू t। तो y की वैल्यू पुट करो इसकी जगह पहले, तो dy dt, और y दिया हुआ है आपको ut प्लस
हाफ ऑफ जी टी स्क्वायर, ये हो गया। अब इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो तो v की वैल्यू आपकी क्या आएगी यहाँ से d बाई डी टी, इसको मल्टीप्लाई करो इससे ut प्लस d बाई डी टी, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो हाफ ऑफ जी टी स्क्वायर, क्यों, देन v इज इक्वल टू, अब इसका मतलब ये डिफरेंशिएशन ऑफ ut विद रिस्पेक्ट टू t, टाइम के रिस्पेक्ट में हम इसका डिफरेंशिएशन कर रहे हैं तो यहाँ पे u कांस्टेंट होगा, जिसके अलावा किसके रिस्पेक्ट में कर रहे हो डिफरेंशिएशन, उसके अलावा जो भी टर्म होगी उसको हम कांस्टेंट कहते हैं। तो u कांस्टेंट है, इसको इधर लिखोगे, इसके बाद u और t का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू t, ये आ जाएगा dt बाय dt, ये से कट जाएगा 1 हो जाएगा, प्लस इसके से वही बात है हाफ जी आपका कांस्टेंट होगा, आप t के रिस्पेक्ट में इसका डिफरेंशिएट कर रहे हो तो वो हाफ जी तो कांस्टेंट आएगा और ये आ जाएगा d बाय dt ऑफ t स्क्वायर, v इज इक्वल टू यहां से आप कह सकते हो u प्लस हाफ जी, और डिफरेंशिएशन में फॉर्मूला होता है d बाई डी एक्स, एक्स रेज़ टू पावर n, n पावर है, x वेरिएबल है, x का डिफरेंशिएट कर रहे हैं इस वैल्यू का, x की पावर n का डिफरेंशिएशन कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू x, क्या होगा इसका फॉर्मूला n मतलब पावर, तो पहले पावर लिखो फिर x लिखो फिर पावर में ही घटा दो, ये होता है सिंपली, x का विद रिस्पेक्ट टू x 1 हो जाता है। तो इस वाली वैल्यू में इसमें अंतर नहीं है, बस यहाँ t आ रहा है, यहाँ पावर 2 है, तो इसका ये फॉर्मूला यहाँ लग जाएगा। तो पहले लिखो आप n, पावर कितना है 2, फिर वेरिएबल है वो x है तो यहाँ t आ जाएगा, पावर में घटा दो 2 पावर थी 2 माइनस 1 1 हो जाएगा ये, ठीक है। तो v इज इक्वल टू आपका ये आ गया क्या u प्लस हाफ जी और ये आएगा 2t, क्योंकि यहाँ 2 माइनस 1 है तो ये आपका आ जाएगा क्या 2t आ जाएगा, 2 इंटू टी, और ये इससे घट जाएगा तो v इज इक्वल टू आपका यहाँ से आएगा u प्लस gt आ गया, ठीक है। अभी वेलोसिटी आया आपका, हमें निकालना है फोर्स, ये निकालना, एक्सेलरेशन निकालना पड़ेगा हमें, तो एक्सेलरेशन में वेलोसिटी दे रखी है, एक्सेलरेशन हम जानते हैं क्या होगा dv बाय dt, टाइम रेट ऑफ चेंज वेलोसिटी, ये आ जाएगा, v आपको दे रखा है पुट कर दो, तो d बाय dt और v की वैल्यू क्या है यहाँ पर u प्लस dt, ये तो आएगा, इसको इससे मल्टीप्लाई करो, इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे तो a इज इक्वल टू, इसको इससे करोगे d बाय dt ऑफ u प्लस इसको इससे कर दो d बाय dt ऑफ gt, ठीक है। डिफरेंशिएशन ऑफ u विद रिस्पेक्ट टू t एक सिंगल कांस्टेंट है, सिंगल कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन जो होता है वो 0 होता है, तो इसका तो 0 आ जाएगा, प्लस यहाँ पे g कांस्टेंट है और t दो टर्म है, यहाँ पर सिंगल टर्म का 0 बताया मैंने, सिंगल कांस्टेंट है उसका डिफरेंशिएशन 0 होगा, तो यहाँ तो डबल टर्म है तो g को लिख दिया इधर मैंने, और t का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू t आपका 1 हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपका इधर है ही जैसे हम करते आ रहे हैं, तो a की वैल्यू आपको किसके बराबर आएगी, यहाँ से a इज इक्वल टू g आ गया, a के बराबर ही आ रहा था ये, a इज इक्वल टू g आ गया, फोर्स निकालना था, तो फोर्स इज इक्वल टू हम जानते हैं ma होता है ना, a किसके बराबर है g, तो फोर्स यहाँ पे आपका आ जाएगा m g के बराबर आएगा, ये आपका है, तो पार्टिकल है मोशन कर रहा है, एट टाइम टी पे उसकी पोजीशन दे रखी है, फोर्स निकालना है। अब आप जानते हो फोर्स के लिए बोला है बराबर है में ए निकालना पड़ेगा, ए के लिए पहले हम वेलोसिटी निकाली, वेलोसिटी क्या होती है
टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, फिर यहाँ से हमने क्या निकाला वेलोसिटी एक्सेलरेशन। वेलोसिटी एक्सेलरेशन क्या होता है, टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। ठीक है, दोनों को हम सोल्व कर लेंगे। ए आ जाएगा फोर्स F बराबर एम में, ए आ गया जी, F इज इक्वल टू एम जी हो जाएगा ये। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इसके सोल्व कर रहे हैं। नेक्स्ट इसके अंदर आता है, क्वेश्चन दिया हुआ है ए ब्लेड ऑफ मास, सेकंड क्वेश्चन कर सकते हो, ए ब्लेड ऑफ मास m, सॉरी m मास नहीं दिया हुआ नहीं, ऐसे ही ब्लेड ऑफ मास 0.04 किलोग्राम, moving with the speed of moving with the speed of 90 meter per second, 90 meter per second intersect heavy wooden block intersect heavy wooden block and stop after distance of 60 centimeter. What is the average resistive force? What is the average resistive force? रेजिस्टिव फोर्स इस वाला आपको नेगेटिव आना चाहिए, रिटार्डिंग फोर्स है तो नेगेटिव में आएगा, क्यों? तो इसका हम सॉल्यूशन करते हैं। ये क्वेश्चन दिया हुआ है आपको कि बुलेट ऑफ मास, बुलेट का मास दिया हुआ है m दे रखा है 0.04, ठीक है। ये मूव कर रहा है विद स्पीड ऑफ 90 मीटर पर सेकंड, मूव कर रहा है इस स्पीड से। इसका इनिशियल स्पीड होगी, इनिशियल स्पीड इसको यू से लिख रहा हूं मैं, कितना है 90 मीटर पर सेकंड इंटर से हैवी वुडन ब्लॉक। वो बुलेट जो है, लकड़ी जो है तो भारी लकड़ी का ब्लॉक, उसमें इंटर करता है एंड स्टॉप, रुक रहा है। तो फाइनल स्पीड उसकी क्या होगी भाई, फाइनल स्पीड जब रुकेगा उसकी क्या होगी, वो रुकने के बाद जीरो होगी और क्या होगी। डिस्टेंस कितना दिया 60 सेंटीमीटर। डिस्टेंस को हम बताया था रिप्रेजेंट किससे करते हैं, एस से। कितना दे रखा है 60 सेंटीमीटर। व्हाट इज द एवरेज रेजिस्टिव फोर्स, फोर्स हमें निकालना है। सबसे पहले यूनिट्स को देखो, ये ऐसा यूनिट है, ये ऐसा यूनिट है, ये एक सीरीज यूनिट है डिस्टेंस की। इसको चेंज करना पड़ेगा, इसको चेंज कर दो, 60/100 कर दो, इसे बढ़ जाएगा, मीटर में आ गया। अब आप जानते हो हमें फोर्स निकालना है। फोर्स के लिए फॉर्मूला F बराबर m है, m गिवन है, a नहीं दे रखा। a के लिए देखो आपको u दे रखा है, v दे रखा है, s दे रखा है। तो थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन से
थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होती है, v स्क्वायर माइनस v स्क्वायर 2as, 9th क्लास से पढ़ा था, तो सेकंड चैप्टर के अंदर भी आएगा। तो थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन मैं यूज कर रहा हूँ। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होती है, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ as होती है थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन की। सेकंड क्या होती है, s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन होती है v u प्लस at। सेकंड चैप्टर में था, अभी हमने छोड़ दिया, इसको करवाएंगे बाद में, ठीक है। v आपको 0, u 90, तो 90 इंटू 90 2, a निकालना ही है, s है 6/10, तो a इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, a इज इक्वल टू आएगा माइनस 90 इंटू 90, और ये तो 10 तो ऊपर आ जाएगा इसके, क्यों, और नीचे क्या आएगा 2 इंटू 6, ये नीचे आ जाएगा इधर, क्यों। अब हमें फोर्स निकालना है, सीधी सी बात है। फोर्स F इज इक्वल टू एम ए, m आपको दिया हुआ है 0.04, इसको मैं 4/100 कर दिया, पॉइंट हटा दिया इसका, ठीक है, इंटू a वो नेगेटिव में आ रहा है, नेगेटिव कर दिया, 90 इंटू 90 इंटू 10 और बाई 2 इंटू 6, इसको सॉल्व कर लेना, डबल जीरो तो ये इससे कट ही जाएगा, क्यों। इसके अलावा 2 2 जा 4, 3 3 जा 9 और 3 2 जा 6, 2 5 जा 10। इसको सोल्व करोगे ना, 6 में 30 और 270 आ जाएगा लगभग, माइनस 270 न्यूटन। दिस इज द एवरेज रेजिस्टिव फोर्स। फोर्स कितना आएगा, माइनस 270 न्यूटन आ जाएगा, ठीक है। अब इसकी न्यूमेरिकल्स हम और करेंगे और नेक्स्ट वीडियो के अंदर करेंगे। थैंक्स।